दोस्तों, स्वागत है आप सभी का jobs.edu पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 19 दिसंबर के सारी शिफ्टों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। आज हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन आया था, वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। आपके ऑप्शन थे 105, 102, 111 या फिर 107वां। इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 102वें स्थान पे। क्या रैंक आई थी भारत की? भारत की रैंक 102 थी, जो पिछले साल 105 से 102 पे आई है। कितने देशों में होता है? 127 देशों में इसका पिछली बार हुआ था। इस बार 123 देशों की सूची आई है। कौन पब्लिश करता है ये रिपोर्ट? तो यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से आयरिश गैर सरकारी संगठन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट 10 अक्टूबर 2025 को जारी की गई थी। इसमें 136 देशों को शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन संयुक्त रूप से भारत में कहाँ किया गया? तो ये आपका 2 चरणों के अंदर हुआ था। तो पहला जो आपका चरण था वो लेह लद्दाख में और दूसरा गुलमर्ग में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये 5वां संस्करण था, जो फरवरी 2025 में आयोजित किया गया। यह 2 चरणों में हुआ था, जैसा कि हमने अभी जाना। लद्दाख की राजधानी लेह में आयोजित किया गया था पहला चरण। इसमें मुख्यतः आइस हॉकी और आइस स्केटिंग के खेल हुए थे। दूसरा चरण जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ? गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। यहाँ पे कौन कौन से गेम हुए थे? स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग और अल्पाइन स्कीइंग के लिए यहाँ हुए थे गेम्स। मस्कोट क्या था इसका, ये भी पूछा जाता है। तो 2025 के खेलों के लिए सी से शे यानी कि स्नो लेपर्ड का एक जो ये मस्कोट था, इसका आधिकारिक शुभंकर के रूप में इसको चुना गया था, जो हिमालय वन्य जीवों के संरक्षण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, वर्ष 2025 में मदुरै जो तमिलनाडु में है में नवनिर्मित कैलागनन इंटरनेशनल स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, MK स्टैलिन, जो कि तमिलनाडु के CM हैं। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो इसके बारे में और जान लीजिए। ये कब हुआ था? जनवरी 2025 में मदुरै के पास अलंगनूर में अत्याधुनिक कैलगनार इंटरनेशनल स्टेडियम है। उद्देश्य क्या है इसका? यह स्टेडियम मुख्य रूप से तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू, जिसके बारे में हमने अभी पिछली वीडियो के अंदर जाना भी है, के लिए एक और विश्व स्तरीय स्थल के रूप में चुना गया है। इसे जल्लीकट्टू स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है। नामांकन इसका तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता M करुणानिधि, जिसको हम कैलगनार भी बुलाते हैं, के सम्मान में रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने SLV सिस्टम के स्वदेशी विकास और उत्पादन के लिए किस संस्था के साथ एक महत्वपूर्ण MOU साइन किया है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, जो आपका है उसके साथ इन्होंने समझौता किया है, MOU साइन किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने गुजरात में उन्नत कौशल और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 927 करोड़ यानी कि $109.97 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। तो ये किसने दिया है भाई आपका? ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 927 करोड़ दिए हैं। जून 2025 में एशियाई
विकास बैंक ADB ने गुजरात सरकार को 109.97 मिलियन डॉलर लगभग 927 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है। उद्देश्य क्या रहेगा इसका? इस राशि का उपयोग गुजरात कौशल विकास कार्यक्रम के तहत राज्य के युवाओं को भविष्य की नौकरियां जैसे कि ऑटोमोटिव और IT, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा के लिए उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए ये किया गया है। कार्यवाहन: यह कार्यक्रम गुजरात के श्रम कौशल विकास और रोजगार विभाग द्वारा कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटी KSU के सहयोग से चलाया जा रहा है। मुख्य लक्ष्य क्या है इसका? इस साल के इस पहल के माध्यम से 11 मेगा ITI को अपग्रेड करना और लगभग 60,000 छात्रों को उद्योग आधारित कौशल प्रदान करना इसका लक्ष्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2025 में लोकसभा में कौन सा प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था? आपके ऑप्शन है 129वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 130वां या 131वां या फिर GST। तो इस अगस्त 2025 पूछा गया है। 130 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था वो पास हुआ है। इसके बारे में और जान लेते हैं। इस विधेयक को 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। मुख्य प्रावधान इसके क्या है? यह बिल प्रावधान करता है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी गंभीर अपराध 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा के कारण लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। इसका जो निष्कासन है वो स्वतः यानी कि ऑटोमेटिक रिमूवल होगा। यदि संबंधित नेता 31वें दिन तक इस्तीफा नहीं देता है तो वह ऑटोमेटिकली अपने पद से मुक्त हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स: यह विधेयक मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239A दिल्ली में संशोधन करने का प्रयास करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द करंट प्राइमरी लेजिस्लेशन दैट regulates the management and administration of वक्फ प्रॉपर्टी इन इंडिया? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, वक्फ अधिनियम। वक्फ अधिनियम का पूरा नाम हालिया संशोधनों के बाद क्या कर दिया गया है? एकीकृत वक्फ प्रबंधन और सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 है, जिसे संक्षेप में क्या कहा जाता है? उम्मीद। यह वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करके लाया गया है, जिसका लक्ष्य प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने गुजरात सहित देश भर के कॉलेजों में छात्र छात्राओं के बीच लैंगिक समानता, डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B, कैंपस कॉलिंग। अभियान का नाम राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने कैंपस कॉलिंग की पहल की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षण संस्थानों HEI में छात्रों के बीच लैंगिक जो संवेदीकरण है यानी जेंडर सेंसिटाइजेशन, कानूनी साक्षरता और डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसके आपके ऑप्शन थे 12 जनवरी, अगस्त या 15 अगस्त या फिर 10 दिसंबर। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा 12 अगस्त को। आधिकारिक थीम क्या थी इसकी? सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के स्थानीय युवा कार्य यानी कि लोकल यूथ एक्शन फॉर द SDG एंड बियॉन्ड है। मुख्य जो अंतर है वो क्या है? ध्यान रहे कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर
जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन आपके दे रखे थे। तो याद रखना कि भारत के अंदर जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को। इसका भाई मैं अगर आपसे एक छोटी सी ट्रिक बताऊं तो भाई 12 तो आपको याद रह ही जाएगा, नहीं रहेगा तो कैसे कर देते हैं, यूथ, यूथ का मतलब क्या होता है, जवान। तो 1 और 2 दोनों क्या है, जवान जवान है, पहले 1 फिर 2, तो 12 आपको इस तरीके से याद हो गया। यूथ के लिए आप 12 को जोड़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है जनवरी और अगस्त का। तो जनवरी का हम कैसे याद करेंगे कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है भाई, अपना देश ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनवरी जो रहेगा वो तो अपने देश के लिए आ जाएगा क्योंकि जनवरी पहले आता है, तो देश के लिए जनवरी, और अगस्त हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगर आपको अगस्त को याद करने में दिक्कत हो रही है कि भाई अगस्त महीना कैसे याद करें, तो जैसा कि आपने बहुत सारी फिल्मों या फिर कई किताबों में भी पढ़ा होगा, अगस्त नाम के काफ़ी लड़के होते हैं बाहर के देशों में। तो ऐसे आप अगस्त को याद कर लेना, अगस्त मतलब बाहर का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संरक्षण सम्मेलन ICCON 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो इसके आपके ऑप्शन थे ये सारे के सारे, और इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 से 27 जून देहरादून के अंदर। क्या भाई, भारतीय संरक्षण सम्मेलन ICCON 2025 यानी कि इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025। तो कंजर्वेशन आपकी देहरादून में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए। ये 25 से 27 जून तक भारतीय वन्यजीव संस्थान WII देहरादून उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन किसने किया था इसका? तो जो हमारे उद्घाटन किया था ये थे हमारे केंद्रीय पर्यावरण और वन्य जलवायु परिवर्तन मंत्री, कौन है, हमारे भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया था। थीम क्या थी इसकी? सिलोस को तोड़ना, दूरियों को पाटना, संरक्षण के मुद्दों को हल करना, ब्रेकिंग सीलियोस, ब्रिजिंग डिवाइड्स, सॉल्विंग कंजर्वेशन इश्यूज। तो ये आपका इसकी थीम रही थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI, व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्डेड इन इंडिया? यानी कि भारत में बेरोजगारी दर किसके अकॉर्डिंग? MOSPI के अकॉर्डिंग। कौन सी वाली सर्वे के अंदर? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर क्या रहा था? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा 5.6%। ऑप्शन कमेंट में आप मेरे को ये बताइए कि अभी जो रेपो रेट चल रहा है RBI का वो क्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ये देख लीजिए, भारत की बेरोजगारी दर मई 2025 में बढ़कर 5.6% हो गई, जो अप्रैल में 5.1% थी। यानी कि कितने का बढ़त हुई है? 0.5% की। क्षेत्रवार जो हम विवरण है वो देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 5.1% रही है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में 6.9% रही है। शहरों में थोड़ी सी ज़्यादा है। नवंबर 2025 तक भारत की बेरोजगारी दर 4.7 पर आ गई थी, जो पिछले 8 महीनों का सबसे निचला स्तर था। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओलंपिक खेलों में जेवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है? तो ये अभी आपके पेरिस जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर जो आपके अरशद नदीम थे, उन्होंने नीरज चोपड़ा जी को हरा के फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। कितने का इन्होंने बाला फेंका था? 92.97 मीटर का थ्रो किया था इन्होंने।
जो कि एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले फोर्स को दुगना कर दिया जाए और उसके मास को समान रखा जाए तो उसके एक्सेलरेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई इसका आपका ऑप्शन रहेगा, अगर आपका फोर्स को डबल कर दिया जाता है तो फिर आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को अगर डबल कर दिया जाए, मास सेम रहे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये आप फॉर्मूला याद रखना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका सेम है, फोर्स को अगर डबल किया तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी विलयन की कंसंट्रेशन, यानी कि व्हाट इज मेंट बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई कंसंट्रेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, यही होती है ना, कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या कितने कितने जो हैं वो सोल्यूट हैं, मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में कौन सा जो कथन है वो गलत है? तो इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटती, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हर पौधे में कुछ बैक्टीरिया इस हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया इस प्रक्रिया को करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया में प्राथमिक अभिकारक हैं, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हाँ, ये देख लीजिएगा आप, बाकी ये आपको पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं टूटती, जो आपकी हाइड्रोजन है उसके साथ मिलके कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनाने में ये काम आती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किस मुख्य घटना की ओर ले जाता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल लीड्स टू विच प्राइमरी इवेंट। तो इसके आपके ऑप्शन देख लेते हैं। डायरेक्ट कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी इनटू फूड, ऐसा तो नहीं होता भाई। प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और जल के अणुओं का विखंडन, कन्वर्सेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और बिना किसी ऊर्जा के परिवर्तन केवल खाद्य, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। दिसंबर 2025 तक लाइव फीडे रैंकिंग के अनुसार विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों में पहले स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो ये आपके अर्जुन जो एरिगैसी हैं वो आपके पहले स्थान पर रहे हैं। कितने टाइम तक? ये आपके दिसंबर 2025 तक बने हुए हैं भारत, मतलब फीडे रैंकिंग में पहले नंबर के खिलाड़ी भारत के। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए जनरेटिव एआई चैटबॉट यानी कि प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए थे, जियो चैट, हनुमान एआई, जियो ब्रेन या फिर भारत जीपीटी। तो इसका आपका सही आंसर होगा हनुमान एआई, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन था, रजिस्टिविटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रजिस्टिविटी क्या होती है? रो, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका मात्रक ओम मीटर नहीं होता, यही आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये गलत है। रजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A।
ये आपका नहीं रहेगा। ये आपका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। तो रो का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रो इज एक सेकेंड, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। इसके और ऑप्शन देख लेते हैं। ये चालक की लंबाई पर निर्भर करती है। अभी हमने फॉर्मूला देखा भाई, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो लेंथ के ऊपर ये बिल्कुल कर रही है। यह पदार्थ का, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। किसी कंडक्टर के अंदर ही तो रजिस्टिविटी देखते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। और यह तापमान पर निर्भर करती है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो आपकी रजिस्टिविटी है वो क्या होती है, घटती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस आईआईटी ने भूकंप की पूर्व चेतावनी देने वाले मोबाइल ऐप की तकनीक अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया है, जो भूकंप के आने से पहले ही अलर्ट भेजती है? तो इसका आपका सही आंसर होगा आईआईटी रुड़की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस की दूरी क्या होगी? तो भाई स्फेरिकल मिरर के अंदर आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपसे फोकस की लेंथ पूछी है। तो फोकस आपकी क्या होती है, कर्वेचर का आधा। तो कर्वेचर आपकी 4 है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का गर्भाशय यूट्रस की दीवार से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भाई जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद अंडा यानी जो जाइगोट होता है वो यूट्रस की वॉल के पास जाके अटैच हो जाता है और वहाँ से फिर जो बेबी है वो बनना स्टार्ट होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा गया था कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, यानी कि जो आपके आर्गन और जो पोटेशियम है उसके बीच में आपसे रिलेशन पूछी गई थी 40, 19 और के। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके आइसो बार्स हैं, जिसके टॉप पे सेम होता है, यानी हम बार लिखते हैं ना, बार, तो जिसका टॉप सही होता है वो आपका आइसो बार होता है। और इन दोनों की जो एटॉमिक नंबर है वो 18, एक सेकेंड, 18 और 19 है। ऊपर हम मास लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो डेंटिस्ट हैं वो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करता है, आपका जो आप बड़ी और लंबी इमेज दिखाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, ओके। तो हमने आपका ऑप्शन तो देख ही लिया, कनकेव मिरर। इसके और हम जो है वो देख लेते हैं कि इसका और कहाँ का उपयोग होता है। तो ये आपका शेविंग मिरर, मेकअप मिरर और सोलर फर्नेस के अंदर किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक कन्वर्जिंग मिरर है। एक सेकंड में आपको बना के दिखाता हूँ। रेड कलर ले देते हैं ना, एक सेकंड। तो ये आपका जो मिरर है, ये आपकी कर्वेचर, ये आपका फोकस। तो जो लाइट्स आती हैं यहाँ से, लाइट रेज जो आती हैं वो सारी की सारी कहाँ फोकस होती हैं, फोकस के ऊपर। तो ये आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
आज के इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच भाई, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अगली वीडियो जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो, खेलते रहो और ध्यान रखो। स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन करके जाना। बाकी ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से करना आप लोग।